वाइंडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हेडिंग दीजिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वाइंडिंग। डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वाइंडिंग। हाँ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वाइंडिंग। पहला है क्वाल स्पैन। पहला टर्म क्या है? क्वाल स्पैन। बीटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको। यहाँ पे सारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर, ऊपर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सब मिलेगा आपको। एकदम ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करके आइए डेली। क्वाल स्पैन देखो, रिवीजन का है ना, जो शेड्यूल तुमको बता रहे हैं वो शेड्यूल बना कर रखो। जो क्लास में होता है वो रिपीट करना है डेली। कोशिश करो कि जैसे कल क्लास है तो परसों का भी और कल का भी, कल जो हुआ है क्लास वो, परसों जो हुआ है, दोनों को पढ़ के फिर क्लास में बैठा करो। फिर वीकली एक बार रिवाइज करो। जो जितना ज्यादा बार रिवाइज करेगा ना समझते हुए, उसके सक्सेस का चांस उतना ज्यादा है। एकदम तुमको की पॉइंट दे रहे हैं हम तुम्हारे सक्सेस का, एकदम रामबाण है। कुछ कोई भी एग्जाम तुम दे लो, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, कलेक्टर एसपी जो बनना बनो, सबको यही बोलता है कि रिवीजन इज द की। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जो जितना ज्यादा रिवीजन करता है उसका सक्सेस का चांसेस उतना ही ज्यादा होता है। ये एकदम पत्थर की लकीर है, ये बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रिवाइज ना करे और उसको सक्सेस जल्दी मिल जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शन हर जगह है, समझ में आ रहा कि नहीं? और खासकर हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मशीन पावर सिस्टम में, बिना रिवीजन का काम चलना ही नहीं है। सर्किट थ्योरी बिना प्रैक्टिस से काम चलेगा ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेली रिवाइज करके आइए। खासकर ये सब टॉपिक तो और भी ज्यादा। क्वाल स्पैन देखो, क्वाल स्पैन क्या है? क्वाल हम लोग बनाए थे ना डीसी मशीन में, याद होगा आपको। इस तरह से करके कुछ बना के दिखाया था आपको, जल्दी बोलिए, याद आ रहा है? क्वाल है हमारे पास। ये क्या होता था? कंडक्टर। ये भी क्या था? एक कंडक्टर। तो दो कंडक्टर्स के बीच में या दो साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाल स्पैन। अब डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ मेजर का मतलब नहीं कि मीटर में, सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेजर नहीं होता। यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस होता है, या पोल पिच के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं, या स्लॉट्स पर पोल के टर्म्स में मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, स्लॉट्स पर पोल के टर्म में मेजर करेंगे, एंगुलर डिस्टेंस के टर्म में मेजर करेंगे, ठीक है ना, उसके टर्म मेजर करते हैं। यहाँ कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं होता। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो क्वाल स्पैन का डिफिनेशन लिखेंगे। लिखिए, एक क्वाल में दो साइड्स होते हैं ना, उन दोनों साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अब बोलेंगे कि 3 स्लॉट का डिस्टेंस है। क्या बोलेंगे? 3 स्लॉट। हाँ, इस तरीके से डिस्टेंस बताया जाएगा कि पहला साइड अगर स्लॉट नंबर 1 में है तो दूसरा साइड जो है स्लॉट नंबर 4 में है। ये डिस्टेंस बताने का तरीका हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखिए, डिफिनेशन लिखिए। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ कॉइल ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इफ इसी में इफ क्वाइल स्पैन, अगर ये क्वाइल स्पैन जो है, ये जो क्वाइल का जो लेंथ है, क्वाइल का जो डिस्टेंस है, क्वाइल स्पैन यानी कि बीटा, अगर इसकी वैल्यू पोल पिच के इक्वल हो। पोल पिच लिखा चुके हैं, कितना होता है बोलो तो? लिखा चुके हैं हम। पोल पिच कितना इक्वल होता है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। कितना होता है? तो क्वाइल स्पैन की वैल्यू पोल पिच के इक्वल हो, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 180 डिग्री के इक्वल हो, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स
पर पोल के इक्वल हो तो ऐसे कॉइल को हम लोग बोलेंगे फुल पिच कॉइल। कैसा कॉइल होगा ये? फुल पिच कॉइल। और ऐसे वाइंडिंग क्या बोलेंगे? फुल पिच वाइंडिंग। क्या बोलेंगे? फुल पिच वाइंडिंग। यानी अपना पूरा पोल पिच कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि पूरा आपको पूरा नॉर्थ पोल बनाना है तो फर्स्ट साइड और लास्ट साइड पूरा 180 डिग्री क्या कर रहा है? एंगल कवर कर रहा है। 180 डिग्री एंगल अगर कवर कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फुल पिच कॉइल। अभी डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अभी बस ये चीज याद रखिए, कॉइल स्पैन की वैल्यू अगर पोल पिच के इक्वल होगा या फिर सब एक ही बात है, पोल पिच बोलो, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बोलो या फिर स्लॉट्स पर पोल बोलो, तीनों टर्म क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही चीज है। दूसरा केस क्या है यहाँ पे? इफ कॉइल स्पैन बीटा लेस देन पोल पिच हो, मोर देन तो कभी नहीं हो सकता, लेस देन पोल पिच हो और लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो या फिर लेस देन स्लॉट्स पर पोल होगा तो ऐसे वाइंडिंग क्या बोलेंगे? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। पिच क्या हो गया? बोलिए, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट पिच कॉइल या फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग। फटाफट लिखिए, जल्दी जल्दी आ रहा है ना, जल्दी करिए। शॉर्ट पिच कॉइल हो गया। शॉर्ट पिच कॉइल बोल लीजिए, जल्दी लिखो, पहले जल्दी लिखो, फास्ट करो थोड़ा। हो गया। शॉर्ट पिच कॉइल बोलिए या फिर फ्रैक्शनल पिच बोलिए या फिर कॉर्डिंग कॉइल बोलिए, एक ही बात है। लिख लो और करके नाम दे दो और उसका कुछ और नाम भी दे दो, ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए। शॉर्ट पिच कॉइल और फ्रैक्शनल पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल बोले या फिर क्या बोले? फ्रैक्शनल पिच कॉइल बोले या फिर बोलिए कॉर्डिंग कॉइल बोले, CHORDING, कॉर्डिंग कॉइल। क्लियर है? कॉर्डिंग कॉइल बोला जाए, शॉर्ट पिच कॉइल बोला जाए या फिर फ्रैक्शनल पिच कॉइल बोला जाए, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। क्लियर है सर? इतना ठीक। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पोल पिच का मतलब क्या? वैसे करा चुके हैं एक बार, आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारा टर्म्स एक जगह आ जाएगा। हेडिंग दीजिए पोल पिच। पोल पिच क्या लिखेंगे? द एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर स्पैन, स्पैन मतलब लेंथ होता है। एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर स्पैन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पोल्स, between two consecutive poles is called pole pitch. Between two consecutive poles is called pole pitch. और पोल पिच जो होता है हमेशा, बोलिए, 180 डिग्री
इलेक्ट्रिकल होता है। कितना होता है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। पोल पिच कितना इक्वल होता है बोलिए? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। क्या मतलब है पोल पिच का? पोल पिच का मतलब है ये, समझिए, एक पोल हमेशा कितना बनाता है? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर ये नॉर्थ पोल वाला है और ये साउथ पोल वाला है तो एक पोल कितना का कवर कर रहा है बोलिए? 180 डिग्री। इसको पोल पिच बोला जाता है। या फिर यहां से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ले लो, जो तुमको मन करे ले लो। ये भी डिस्टेंस ले सकते हो, है ना। दोनों का पीक वैल्यू है ना। ये भी क्या है? पोल पिच ही है। ये भी क्या है? पोल पिच है। पोल पिच किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। अगर दो पोल है तो कितना एंगल बना रहा होगा? 360। चार पोल है तो कितना एंगल बना रहा होगा? 720। एक पोल 180 डिग्री एंगल कवर करता है, इलेक्ट्रिकल एंगल कवर करता है। क्लियर था इतना? हाँ, फिजिकल एंगल नहीं, फिजिकल एंगल नहीं। कौन सा एंगल? इलेक्ट्रिकल एंगल। इलेक्ट्रिकल एंगल कहाँ से मिलता है? वेव फॉर्म से। कहाँ से? वेव फॉर्म से। इसको बोलते हैं पोल पिच। क्लियर सर इतना? बनाइए फटाफट। इस तरह से भी दिखाया जा सकता है कि नहीं? क्लियर है इतना? बोलिए आगे बोले। थोड़ा जल्दी जल्दी चला यार, तुम लोग हाथ में ठंडा लग गया, जल्दी कर। पोल आर्क, हेडिंग दो पोल आर्क। पूरा एनर्जी के साथ बैठो लोग। पोल आर्क लिखिए। पोल आर्क क्या है? The angular distance covered by the angular distance covered by the angular distance covered by pole shoe is called pole arc. Covered by pole shoe is called pole arc. ये भी बताया था आपको, डीसी मशीन पढ़ा रहे थे तो बोलिए। डीसी मशीन में कितना होता है? पोल आर्क बाय पोल पिच का रेशियो कितना होता है? लेस देन 1 तो हमेशा होगा ही। 0.7 to 0.9 के आसपास, है ना। बहुत ज्यादा कवर करता है ना। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? एक कोई पोल मान लीजिए, इधर दूसरा कोई पोल मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, माना ये हमारा पोल फेस है कि नहीं? ये हमारा पोल फेस है। ये जो पोल शू जो कवर कर रहा है ना, ये कहलाएगा पोल आर्क। ये क्या है? पोल आर्क। बट ये मानते हैं नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है तो पोल पिच पूरा होगा। सिर्फ पोल शू जितना कवर कर रहा है वो नहीं, पूरा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। बट पोल आर्क 180 डिग्री भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। ये पोल आर्क है। पोल शू जितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? पोल आर्क बोलते थे। एक बात समझ में आ रहा है? पोल आर्क जो होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू पोल पिच होगा। हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा बोलिए? पोल पिच होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना, या फिर रेशियो पूछा जाएगा। रेशियो क्या होगा, तो इसको नीचे लेके आ जाना। पोल आर्क बाई पोल पिच का रेशियो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बोलिए, ये पोल शू पूरा का पूरा 180 डिग्री कवर कर सकता है, ये हो सकता है ना, जल्दी बोलिए, इससे ज्यादा क्या कवर करेगा। चलिए फटाफट करिए। ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए, कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। न्यूमेरिकल आपके बनेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है डायरेक्ट, है ना। फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो बताइए पोल पिच कितना होगा, है ना, पिच फैक्टर कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा, है ना, वायर स्पैन कितना होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हमेशा। अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसके ऊपर। जल्दी जल्दी आशीष बाबू, ड्राइंग मत बनाइए। चलिए जनरलाइज पॉइंट कुछ काम कर लेते हैं हम लोग। इस तरह स्टार देके स्टार्ट करेंगे, है ना। फॉर पी पोल मशीन, कितना पोल है, पी पोल मशीन 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, हमेशा तो पेयर में ही होता है ना, जल्दी बोलो। हाँ, 3 भी हो सकता है। फॉर पी पोल मशीन, फॉर पी पोल मशीन कितना एंगल कवर करेगा, एक पोल कितना एंगल कवर करता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। फॉर पी पोल मशीन, हाँ, इलेक्ट्रिकल एंगल, टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल, टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू पी इंटू, जल्दी बोलो, 180 डिग्री। यानी थीटा इलेक्ट्रिकल जो है वो कितना है, पी इंटू 180 डिग्री। और एक पूरे मशीन में थीटा मैकेनिकल कितना होता है, 360 डिग्री। थीटा मैकेनिकल कितना होता है बोलिए, 360 डिग्री। देयरफॉर थीटा इलेक्ट्रिकल बाई थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, यानी कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो अब तो कंफ्यूजन नहीं है किसी को कि भाई 2 पोल के लिए बना रहे लिख रहे हैं कि 4 पोल के लिख रहे हैं। लास्ट क्लास में बताया था आपको, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। फॉर्मूला किसी भी पोल के लिए हो, यही फॉर्मूला चलता है, P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ था फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला आपको बता दिया। वैसे वेब फॉर्म से भी आपको बता चुके हैं हम लोग कैसे निकल रहा है। जल्दी करिए। क्या है थीटा, क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, एंगल है। अगर इसको टाइम से डिफरेंशिएट कर दे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलिए। अरे डिस्टेंस को टाइम से डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलता ना, स्पीड मिलता कि नहीं मिलता, बट वो लीनियर स्पीड मिलता। यहाँ क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, तो डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा, एंगुलर स्पीड। क्या मिलेगा, एंगुलर स्पीड। कहने का मतलब है कि सब फॉर्मूला सिर्फ एंगल के लिए नहीं होता है, ये फॉर्मूला स्पीड के लिए भी होता है। इलेक्ट्रिकल स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/2 इंटू मैकेनिकल स्पीड। और इलेक्ट्रिकल स्पीड कुछ नहीं होता, 2πf होता है। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड क्या होता है, 2πf। मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड क्या होता है, 2π इंटू स्मॉल एन, 2π इंटू स्मॉल एन। हाँ, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी चलता है। इलेक्ट्रिकल स्पीड और मैकेनिकल स्पीड में भी आप रिलेशन बता सकते हैं, रेडियन पर सेकेंड।
रेडियन पर सेकेंड है दोनों, बट इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड है और वो क्या है, मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड है। दोनों में फर्क है सर। क्लियर है सर इतना? बोलिए बोलिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, स्लॉट पिच और स्लॉट एंगल। स्लॉट पिच और स्लॉट एंगल। स्लॉट पिच और बोलिए स्लॉट एंगल। स्लॉट पिच और स्लॉट एंगल। मान के चल रहे हैं पी पोल मशीन है। फॉर पी पोल मशीन, फॉर पी पोल एंड एस स्लॉट मशीन, टोटल एंगल कितना अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल? टोटल थीटा इलेक्ट्रिकल कितना अवेलेबल होगा? बोलिए P इंटू 180 डिग्री। यही इलेक्ट्रिकल एंगल ना सारे स्लॉट को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल एंगल कितना है? P इंटू 180 डिग्री टोटल एंगल अवेलेबल है। मैं बोलूं 100 स्लॉट है तो 100 स्लॉट में यही एंगल बटने वाला है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें बोलूं 1000 रुपया है टोटल और 100 आदमी में बांटना है तो कितना कितना बटेगा? तो 100 से डिवाइड करके पता करोगे ना? कैसे डिवाइड करोगे? उसका मतलब है टोटल एंगल कितना, पी पोल में टोटल एंगल इतना, और इस टोटल एंगल को कौन लेने वाले हैं? कितने लोग हैं? एस स्लॉट। कितने स्लॉट? एस स्लॉट। यानी कि इस पूरे एंगल को क्या करना पड़ेगा? एस से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि स्लॉट एंगल जो होता है, यानी हर एक स्लॉट का एंगल, स्लॉट एंगल इसको गामा से दिखाते हैं या वाई से दिखाते हैं। स्लॉट एंगल को किससे दिखाते हैं? वाई से। किससे? कैपिटल वाई से दिखाते हैं। इसको लिखेंगे थीटा इलेक्ट्रिकल बाई एस। टोटल थीटा इलेक्ट्रिकल ही नहीं, आधा ले लिया, टोटल एंगल, या इसको ऐसा ना लिखे डायरेक्ट लिखो P इंटू 180 डिवाइड बाई एस, ये फॉर्मूला हो गया। या फिर इसी स्लॉट एंगल को लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 डिवाइड बाई एस बाई पी, स्लॉट पर पोल। दोनों का मतलब एक ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आगे चल के काम आने वाला है। हर एक न्यूमेरिकल में, अच्छे न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। स्लॉट एंगल कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलिए। स्लॉट एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय स्लॉट पर पोल। जितना दूर में स्लॉट होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट, हाँ, जितना एंगल कवर करेगा एक स्लॉट। ऐसे एक पोल जो है 180 डिग्री कवर करता है, yes. तो एक स्लॉट कितना कवर करेगा वो बताया जा रहा है यहाँ से, है ना? yes. वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्लॉट पर पोल के ऊपर। एक स्लॉट का एंगल, एक स्लॉट कितना एंगल कवर कर रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये फॉर्मूला भी कुछ नया नहीं है। 180 डिग्री क्या है? कौन कवर करता है? पोल। और एक पोल में कितना स्लॉट है पता कर लें, उससे डिवाइड कर दे तो नहीं काम चल जाएगा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? एक पोल का एंगल पता है और ये क्या पता है हमको? एक पोल के अंदर कितना स्लॉट है, उससे डिवाइड किया और कुछ नहीं, है ना? घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक पोल के अंदर 10 स्लॉट है, बताइए स्लॉट पर पोल, ये स्लॉट एंगल कितना होगा? 180 डिवाइड बाई 10, 18 डिग्री। समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसे पूछा जाता है। ठीक, लिखिए यहाँ पे, लिखिए y रिप्रेजेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, y रिप्रेजेंट्स द फेज एंगल बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ, y represents the phase angle between induced EMF of two adjacent slot,
induce EMF of two adjacent slots. Induced EMF of two adjacent slots. For example, देखिए ऊपर देखिए, फॉर एग्जाम्पल स्लॉट नंबर 5 है, स्लॉट नंबर 6 है, ठीक है ना। वहां पे भी एक वाइंडिंग है, स्लॉट नंबर 5 में एक कंडक्टर गया हुआ है, वहां उस कंडक्टर में कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा, स्लॉट नंबर 6 में भी वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब ये दोनों वोल्टेज जो होंगे फेज में होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे, कि 30 डिग्री बनेगा 40 डिग्री बनेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्लॉट एंगल के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं स्लॉट एंगल आया 18 डिग्री, कितना आया? 18 डिग्री। तो स्लॉट नंबर 5 में या स्लॉट नंबर 6 में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ना, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? 18 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 18 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से हम डेरिवेशन वगैरह करना शुरू करेंगे। केपी का फॉर्मूला जो आता है यहीं से आता है। समझ में आ रही बात की नहीं? क्या दिखाता है स्लॉट एंगल? स्लॉट ये तो दिखाता है कि एक स्लॉट कितना एंगल कवर कर रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो कंसेक्यूटिव स्लॉट्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव स्लॉट्स में जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी दिखा रहा होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन टाइप का नहीं है, हेडिंग दीजिए, कंसीडर थ्री फेज, कंसीडर अ थ्री फेज टू पोल, कंसीडर अ थ्री फेज टू पोल थ्री फेज, बोलिए, टू पोल 12 स्लॉट अल्टरनेटर, 12 स्लॉट अल्टरनेटर, 12 स्लॉट अल्टरनेटर। कितने पोल है सर? समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, एकदम प्रेम से, कि जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो ये चौक समझ में नहीं आएगा। तुम आराम से बैठिए, इत्मीनान से 11 बजे छोड़ेंगे आज आपको। ठीक है, देखिए कितने पोल्स हैं सर? 2 पोल है। तो P इक्वल टू कितना हो गया? 2। स्लॉट्स कितना है सर? 12। स्लॉट्स पर पोल कितना हो गया? 12/2, कितना? 6। स्लॉट एंगल कितना हो गया? 180/S/P, यानी कितना? 30 डिग्री, यानी कि एक स्लॉट 30 डिग्री कवर कर रहा है। अब बात समझिए इतने अच्छे से, 2 पोल है ना, तो चलिए 2 पोल बना देते हैं हम। एक पोल ये मान लेते हैं इसको नॉर्थ पोल, और दूसरे वाले को मान लेते हैं साउथ पोल। 2 पोल ले लेते हैं। इतना समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलिए। अब क्या बोला गया सर यहाँ पे? यहाँ बोला गया है कि स्लॉट पर पोल कितना है? 6। तो 6 स्लॉट बना देते हैं। ये स्लॉट है, जो लाइन खींच रहे हैं वो स्लॉट है, डब्बा स्लॉट नहीं है। जो लाइन खींच रहे हैं वो क्या है? स्लॉट है ना, वो स्लॉट जगह होता है, नो डाउट। अभी हम जो दिखा रहे हैं ये क्या दिखा रहे हैं? लाइन दिखा रहे हैं, लाइन ही स्लॉट है। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 स्लॉट्स है। यहां पर भी आएगा 7 8 9 10 11 12। ध्यान से देखिए, ये हम नाम देते हैं स्लॉट 1, ये स्लॉट 7 हो जाएगा। ये कितना है? स्लॉट 6 है। ये कौन सा है? स्लॉट 5। क्लियर से इतना? अगर हम मान के चले कि फुल पिच वाइंडिंग है, कौन सा वाइंडिंग है? फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? कॉइल स्पैन कितना होना चाहिए? स्लॉट पर पोल के इक्वल। स्लॉट पर पोल कितना आया? जल्दी बोलो। फुल पिच वाइंडिंग में कितना होना चाहिए सर? कॉइल स्पैन लिखाया ना अभी? फुल पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन कितना होना चाहिए? स्लॉट पर पोल के इक्वल होना चाहिए। और स्लॉट पर पोल इस केस के लिए कितना है? 6। एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? 6 स्लॉट्स हैं। कितने हैं? स्लॉट्स पर पोल 6 है। यानी कि जो वाइंडिंग स्लॉट नंबर 1 से निकलेगा वो कहां जाके टर्मिनेट करेगा? स्लॉट नंबर 7 में।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ होने वाला है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या दे रहा है? बीटा। ये डिस्टेंस क्या दे रहा है? बीटा। तभी तो 6 स्लॉट्स हुआ ना भाई। अब एक से एक में एक और 6 में जोड़ना है तो क्या एक कोई भी हटा दें, 7 को भी हटा दें, किसी एक को ही हटाओगे तभी तो 6 पर 7 पे पहुंचोगे ना। सिंपल गिनती बोलो। हाँ, कितने स्लॉट्स कवर करने हैं? 6 स्लॉट्स कवर करने हैं। अब इसको भी काउंट कर लोगे, इसको भी काउंट करते तो 8 हो जाएगा ना। 7 और 1 के बीच में कितना होता है? 6 ना। आप कोई काउंट करने लगे 1 को भी या 7 को भी तो फिर आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ करते लो। क्लियर है? हाँ, तो पहला यहाँ से लेगा तो दूसरा साइड इसका यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? कॉइल स्पैन। क्या है ये? कॉइल स्पैन। किसके लिए बनाया मैंने? फुल पिच के लिए, फुल पिच वाइंडिंग के लिए। किसके लिए? फुल पिच वाइंडिंग की बात हम कर रहे हैं। कोई भी हो, 4 पोल हो 6 पोल हो, उसको मतलब नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है ना? आसान डायग्राम देना चाहिए जिससे चीजें समझ में आए। सारा केस अब मैं 4 पोल की बना तो कोई सर 6 पोल की बना के दिखाइए, 6 पोल को बना के दिखा रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं सर 8 पोल का बना के दिखाइए। तो ख्वाहिशें तो कभी कम हो नहीं सकती है कि नहीं? इच्छाएं कम नहीं होंगी, इसलिए सबसे आसान वाला बना रहे हैं। कौन वाला? 2 पोल के लिए, ठीक है ना? ये आपका फुल पिच वाइंडिंग है। फुल पिच वाइंडिंग में बीटा किसके इक्वल होता है? बोलिए। स्लॉट पर पोल की इक्वल होता है। 180 डिग्री साफ साफ दिख रहा है। इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का ही डिफरेंस है। क्यों? एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, या इसका भी फर्स्ट है और इसका भी फर्स्ट है, तो 180 डिग्री तो होगा। जल्दी बोलो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है? इतना जो भी इसका कनेक्शन होने वाला है, आगे चल के जो भी जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें किसकी? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। किसकी बात करें? शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर हम बात करते हैं तो एक डायग्राम में और बनाना चाहता हूँ। ये लिख लिया क्या? 1 को लेके चलेंगे सर। तो 5 ही स्लॉट है। कहाँ से? यहाँ तक देखो ना। तो वो वाला को गिनेंगे साथ? क्यों नहीं गिनोगे? इसको नहीं गिन रहे हो तो इसको गिनोगे ना। इसको नहीं गिनोगे तो इसको गिनो। अरे 1 से 7 के बीच में कितना होता है? 1 से 7 के बीच में कितना कवर करोगे? 7 में से 1 घटाओगे ना। क्या मतलब हुआ? 7 तक काउंट किए, 1 तो कम कर दिए ना। कोई 1 कम करोगे तो डिफरेंस मिलेगा। हाँ, बीच मतलब दोनों साइड बीच में जो होगा। हाँ, 3 पोल होता है क्या? हाँ, 4 पोल होगा। वाइंडिंग जो होगा किसी एक पोल से एक पोल की तरफ ही होगा ना। तो अब क्या होता? 4 पोल होता, स्लॉट पर पोल आपका कम हो जाता। मानते हैं टोटल स्लॉट कितना है? 12 से 4 पोल होता तो एक पोल में 3 ही स्लॉट बनाते हैं, बात खत्म। एक ही पोल में कितना स्लॉट बनाते हैं? 3 ही स्लॉट बनाते हैं। वैसा वैसे 4 पोल होता। 1 से कितना लेते हैं? बोलो। स्लॉट पर पोल कितना आता है? 3 ना। तो 1 से कहाँ जाते हैं? 3 में जाते, 4 में जाते हैं। लेकिन ये 1 से एसपी जो एसवाईपी निकालना है सर, ये कोई इसमें हाँ, 1 से लेकर के 7 के बीच में, हाँ, कैसे वो लेते हैं सर? वही तो हम बोल रहे हैं। अगर 4 पोल होता है यहाँ पर 12/4 कितना आता? 3 ना। तो एक पोल में कितना होता? एक पोल में कितना होता? बोलो। 3 स्लॉट। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यही होता ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते, ये कॉइल नंबर 1 है, स्लॉट नंबर 1 2 3 4 होता कि नहीं होता? स्टार्ट करते ऐसे जाते ऐसे चले आते, क्या दिक्कत है? यही करना था। हाँ, बस जो स्लॉट पर पोल है अगर फुल पिच वाइंडिंग करेगा तो यही करिएगा ना। दूसरा अगर यहाँ से दूसरा वाइंडिंग निकलेगा वो इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक वाइंडिंग निकलेगा वो यहाँ आएगा अगर फुल पिच है तो। हाँ, पहले से निकल, दूसरा से निकल के इसमें किसमें आएगा? 5वें में आएगा। तीसरा से निकल के किसमें आएगा? 6ठे में आएगा। तो उस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर देखिए, इसको बना लीजिए, फटाफट बनाइए, इसको बनाइए जल्दी से। एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं। केस लिए हैं, पोल 2 है, स्लॉट्स 12 है, तब हम लोग काम कर रहे हैं। 3 फेज है। यहाँ फेज से अभी कोई उतना मतलब नहीं है। फेज से मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, वहां पे फेज से बहुत मतलब होता है। यहाँ तो एक कॉइल के बारे में देखना है, कॉइल को हम लोग कैसे प्लेस कर रहे हैं।
क्लियर है? अब मैं बोलूं, एक केस ले लूं मैं इसी में, अपने मन से मैं बोलूं कि मैं एक कॉइल, एक शॉर्ट पिच, एक कॉइल से शॉर्ट पिच, एक स्लॉट से हम लोग शॉर्ट पिच करना चाहते हैं। एक स्लॉट से क्या करना चाहते हैं? शॉर्ट पिच करना चाहते हैं, ठीक है ना? कितना शॉर्ट पिच करना है? एक स्लॉट शॉर्ट पिच करना है। तो ये शॉर्ट पिच यही होता है ना, स्लॉट पर पोल इक्वल नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट पिच बोलेंगे। अब कितना कम? एक स्लॉट कम हो सकता है, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, हम मान के चलते हैं एक स्लॉट हमको क्या करना है? कम करना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, एक स्लॉट अगर आप शॉर्ट पिच करिएगा तो पहला कंडक्टर का साइड यहाँ पर है, तो दूसरा साइड कहाँ पे आएगा? 6 पे आएगा क्या? अरे बोलो, एक स्लॉट से शॉर्ट पिच करेंगे तो वही मैं बनाने जा रहा हूँ, शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच क्वेश्चन में दो स्लॉट बोल सकता है, एंगल के बारे में बात कर सकता है। शॉर्ट पिच कॉइल, लेट कॉइल शॉर्ट पिच बाय शॉर्ट पिच बाय 1 स्लॉट। कितना स्लॉट? 1 स्लॉट से क्या कर दें? शॉर्ट पिच कर दें। 1 2 ये आपका 7 है, ये 6 है, ये 1 वाला है। तो अब बताइए, अब जो इसका बनने वाला है वो ऐसा कुछ बनने वाला है क्या? यहाँ आ जाएगा ना, तो अब ये हो जाएगा बीटा, अब ये हो जाएगा क्या? बीटा। अब बीटा ये हो जाएगा, और ये जो बीटा होगा ये अब लेस देन 180 डिग्री है। अब ये लेस देन S/P है। कितना कम है 180 डिग्री से? 30 डिग्री। चूंकि एक स्लॉट का एंगल हम निकाल चुके हैं, कितना? 30 डिग्री। एक टर्म आपको मैं बोलता हूं अल्फा, इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच एंगल। क्या बोलते हैं? शॉर्ट पिच एंगल। ये किसके इक्वल होता है? स्लॉट एंगल, स्लॉट एंगल इंटू नंबर ऑफ नंबर ऑफ शॉर्ट पिच स्लॉट, नंबर ऑफ शॉर्ट पिच्ड स्लॉट। यहाँ पे एक ही स्लॉट से हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट पिच कर रहे हैं, इसीलिए अल्फा की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। वही अगर दो स्लॉट से शॉर्ट पिच करते तो अल्फा कितना आता? 60 डिग्री, क्योंकि एक स्लॉट का एंगल कितना है? 30। अभी निकाल के देखा था, अभी हमने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। तो अल्फा इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्या है? शॉर्ट पिच एंगल। तो एंगल के टर्म में बात कर सकते हैं। ये जो मैंने बोला ना, एक स्लॉट शॉर्ट पिच किया, मैंने अल्फा ही बताया। वो अल्फा आप एंगल के टर्म में बता सकते हैं, अल्फा आप स्लॉट के टर्म में बता सकते हैं। आप बीटा 180 डिग्री बोलो फुल पिच में, या फिर तुम बीटा इज इक्वल टू 6 स्लॉट बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो बीटा जो मैंने बताया था ना कि बीटा क्या है? डिस्टेंस है। तो कैसे मेजर करते हैं? स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट के टर्म में, या फिर एंगल के टर्म में मेजर करते हैं, या स्लॉट पर पोल के टर्म से मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो अल्फा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट पिच एंगल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कॉर्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्डिंग एंगल। कितने एंगल से शॉर्ट पिच किया गया है? मैं अगर बोलूं कि शॉर्ट पिच एंगल जो है 60 डिग्री है इसी क्वेश्चन के लिए, तो कितना स्लॉट से शॉर्ट पिच किया गया है? 2 स्लॉट से। मैं बोलूं शॉर्ट पिच एंगल 90 डिग्री है, 3 स्लॉट कितने एंगल से शॉर्ट पिच किया गया है? समझ में आ रही बात कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल केस है जिसमें हमने एक ही स्लॉट अपने मन से एज्यूम किया हुआ है, एक ही स्लॉट शॉर्ट पिच किए हैं, इसीलिए यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलिए, 30 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? अल्फा और वाई दोनों क्या आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। बट इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। जैसे आपको लगेगा कि हमेशा अल्फा और वाई क्या होता है? सेम होता है। हमेशा सेम होगा क्या? नहीं। कब सेम होगा? जब एक स्लॉट से शॉर्ट पिच करेगा तभी सेम होगा। जल्दी लिखिए फटाफट इसको। ये अल्फा हो गया है ना, ये अल्फा हो गया। इतने एंगल से शॉर्ट पिच किया गया।
बाइंडिंग करते समय ये सब देखा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे स्पेशल केस है, अल्फा इज इक्वल टू 32 को में माना है कि लेट क्वाल शॉर्ट पिच बाय 1 स्लॉट, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y के इक्वल आ रहा है, गामा के इक्वल आ रहा है। क्लियर इतना, जल्दी बोलिए। ठीक, अब देखिए अल्फा क्या है, शॉर्ट पिच एंगल, कॉर्डिंग एंगल, ये इंपॉर्टेंट है हमेशा। अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, बीटा क्या है बोलिए, बीटा क्या है, बीटा क्या है, वायल स्पैन, बीटा क्या है, हाँ परेशान नहीं होना। तो क्वाइल स्पैन के बारे में आप एंगल में बात कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ स्लॉट के टर्म्स में बात कर सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम बोल सकते हैं कि क्वाइल स्पैन जो है वो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि क्वाइल स्पैन 6 स्लॉट है, कितना है, 6 स्लॉट, तो हमने देखा था S/P भी 6 आया था, और क्वाइल स्पैन भी 6 है, यानी कि ये क्या है, फुल पिच वाइंडिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोलेंगे, फुल पिच वाइंडिंग है। तभी तो एक स्लॉट एंगल कितना था, 30 डिग्री, 6 स्लॉट करोगे तभी तो 180 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कराएंगे और क्लियर होगा कि एंगल जो है, क्वाइल स्पैन जो है एंगल के टर्म में ही बात करते हैं, और बोलिए स्लॉट पर पोल के टर्म में, स्लॉट पर पोल के टर्म में भी हम लोग बात कर रहे होते हैं। क्लियर है सर इतना। नेक्स्ट देखिए, ठीक, पॉज कर दो। हो गया ना, वैसे ही चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बनाए डायग्राम बनाए, क्वाइल का अगर हम डायग्राम बनाए, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, अगर हमने दो कॉइल का 2 साइड लिया था ना, सिंगल टर्न कॉइल मान रहे हैं, एक कंडक्टर यहाँ है, एक कंडक्टर यहाँ है, तो वोल्टेज जो इंड्यूस होगा, मैं फुल पिच की बात कर रहा हूँ, फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, तो वोल्टेज जो इंड्यूस होगा ना वो ऐसे इंड्यूस होगा। यहाँ पे E1 में एक स्लॉट कहाँ था, E1 पे था, स्लॉट नंबर 1 में था ना, और दूसरा कहाँ था, स्लॉट नंबर 7 में। कोई दिक्कत बोलिए। और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज है क्वाइल का ER, तो अगर आप यहाँ पर अगर आप डेरिवेशन करिएगा, मान लीजिए वोल्टेज है कितना, X वोल्टेज है, ER वोल्टेज है, अगर आप ओवरऑल क्वाइल का वोल्टेज निकालिएगा तो क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए, क्वाइल का वोल्टेज निकालिएगा तो क्या आने वाला है, -X -E1 -E7 इज इक्वल टू क्या, 0। सॉल्व करेंगे, X इज इक्वल टू क्या, E1 प्लस E7, या जो भी है, यानी इन दोनों का वोल्टेज क्या होने वाला है, क्या बोल रहे हो, माइनस कॉमन, ठीक है, वो तो मैग्नीट्यूड की बात है ना, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आपने जो पोलैरिटी माना है वो सही नहीं माना, यही ना, और क्या, ऐसे मैंने ऐसे माना है, मैंने ऐसे माना है, ऐसे लगा रहा था मैं केवीएल ऐसे लगा रहा था, ऐसे चल रहा था मैं, ठीक है ना, -ER लिखा था, -X लिखा था, -E1 -E7 लिखा है, ऐसे करके लिखा है, इसका मतलब माइनस आ रहा है ये वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, ये क्या होगा,
ठीक, ऑब्वियस सी बात, देखो ये वाला पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ना, यही तो पॉजिटिव होगा, नहीं समझे बात? नेगेटिव की तरफ से लेंगे तो सब अब कहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने मतलब हम पहले ही पोलरिटी ऐसा एज्यूम करके माने हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है? अरे ER बोल दो इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने ऐसे करके माना, अब इसको ऐसे करके मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉजिटिव है तो यहाँ ले लो पॉजिटिव, कर लो सॉल्व, लगाओ, चलो क्या हो जाएगा? प्लस ER माइनस E1 माइनस E7 इज इक्वल टू ER इज इक्वल टू कितना? E1 प्लस E7। अच्छे, अब देखिए E1 प्लस E7 तो लगा दिया, बट ये तो पढ़ रहे हैं आप AC फॉर एग्जांपल, ऑब्वियस बात है DC होगा तब भी अंदर क्या जनरेट होता है? AC। तो आप खुद बताइए, यहाँ पे अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं 0 डिग्री पे, तो ये कितने डिग्री पे होगा? 180 पे होगा कि नहीं? एकदम सही बोले, 180 पे होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। बिल्कुल सर, 180 डिग्री पे ही होगा। क्यों? हाँ, चूंकि एक फर्स्ट स्लॉट में और 7th स्लॉट के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये E1 एट एंगल 0 है, तो ये क्या है? E1 एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, इसीलिए इसका पोलरिटी ऐसे बनाया गया है। पोलरिटी हम बना, अब यहाँ मत पुट कर देना 0 डिग्री 180 डिग्री, तो कैंसिल हो, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चूंकि E1 मान के चल रहे हैं, E1 RMS इज इक्वल टू क्या? E2 RMS। यहाँ पे क्यों अपोजिट पोलरिटी बनाया है, समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलिए, एकदम एग्जैक्टली अपोजिट क्यों बनाया है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या एकदम अपोजिट है। तो अगर हम कॉइल के रेस्पेक्ट में बात करें बाबू, तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ER इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E हो जाएगा क्या? चलो E मान लेते हैं। फर्स्ट स्लॉट का वोल्टेज इज इक्वल टू ये 7th स्लॉट का वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है? ये हर एक स्लॉट में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ E। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर बनाओगे तो कैसे बनेगा? क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है? क्या एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे देखो, इसका ये पॉजिटिव इसके किससे कनेक्टेड है? या ये 0 डिग्री, ये कितना? 180 डिग्री। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कंडक्टर बनाए तो अगर E1 इधर आएगा तो E7 कहाँ आएगा? अरे 180 डिग्री ना, इधर आएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? बट और विद रिस्पेक्ट टू कॉइल बनाए तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? विद रिस्पेक्ट टू कॉइल बनाए तो E1 भी इसी साइड में, और बोलो E7 भी इसी साइड में, तभी तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है? E1 प्लस E7। तो जब भी विद रिस्पेक्ट टू कॉइल बनाना होगा तो कंडक्टर वाले को क्या करना है? रिवर्स करना है। क्या करना है? तो वो क्या किए हैं? E7 को इधर लेके आ गए ना। समझ में आ रही बात की नहीं? तो अगर हम बात करें कि फुल पिच वाइंडिंग में इंड्यूस EMF कैसे निकलेगा पर कॉइल, तो अरिथमेटिक सम से। कैसे निकल रहा है? सिंपली जोड़ देना है। सिंपली क्या करना है? फुल पिच वाइंडिंग में वोल्टेज को जोड़ देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरिथमेटिक सम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अरिथमेटिक सम। विद रिस्पेक्ट टू कॉइल कैसे निकाल रहे हैं? अरिथमेटिक सम से। चूंकि कोई इनके बीच में फेज डिफरेंस है ही नहीं, कॉइल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। बट कंडक्टर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, तो इसको एकदम इसके अपोजिट दिख रहा है कि नहीं? पोलरिटी समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको इसका पोलरिटी क्या दिखेगा? बट यहाँ पे जो है उसको क्या दिख रहा है कि दोनों जुड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? विद रिस्पेक्ट टू कॉइल देखोगे तो ये दिख रहा है ना, -E1 -E7 दोनों एक साइन है ना। देखो, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो वोल्टेज जुड़ेगा कि घटेगा? अरे जल्दी बोलो। सर्किट थ्योरी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड, तो क्या होगा? जुड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू कॉइल देखोगे तब। अब इन दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं कि नहीं? ये बोल रहा नहीं यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ये बोल रहा नहीं यहाँ नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रही बात? तो विद रिस्पेक्ट टू कॉइल बात करना है। विद रिस्पेक्ट टू कॉइल क्या हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू कॉइल क्या हो रहा है? जोड़। तो आपको विद रिस्पेक्ट टू कॉइल वोल्टेज चाहिए था कि कंडक्टर का वोल्टेज चाहिए होता है? कॉइल का, तो कॉइल का जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फुल पिच वाइंडिंग में जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिलता है वो अरिथमेटिक सम से मिलता है। किससे मिलता है? सिंपली वोल्टेज को जोड़ देना है। अभी देखेंगे शॉर्ट पिच में क्या था, फटाफट लिखिए इसको। ये फुल पिच वाइंडिंग है, फटाफट करिए।
यहाँ पे लिख दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। ये क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर डायग्राम ऐसा बनेगा इसका। अगर फेजर डायग्राम की बात करेंगे तो सर जीरो हो जाएगा उसको हाँ कंडक्टर के लिए। हाँ कंडक्टर रिस्पेक्ट में दूसरे को खत्म कर देगा, कैंसिल। जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज पता बस न रखिए। फुल पिच वाइंडिंग में सिंपली क्या करते हैं, स्लॉट के वोल्टेज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कॉइल का वोल्टेज निकालना है, कंडक्टर के वोल्टेज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसमें, फुल पिच वाइंडिंग में। सर अर्थमेटिक और अलजेब्रिक सम सेम होता है, डिफरेंट एक ही होता है। एक होता है। सिंपली मैग्नीट्यूड लीजिए, जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक मिनट। जो डायग्राम नहीं बनाया तो उससे बेटर वो बनाया ही नहीं। इतना स्लो कैसे हो सकते हो भाई। ठंडा है तुम लोग को, है ना, गैस चूल्हा नीचे जला के उससे बैठा दिया जाए, फिर इसके बाद तुम लोग का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। हैं? जो जितना फास्ट लिखेगा उसका आंच उतना ही कम रहेगा, और जो जितना स्लो लिखेगा उसका आंच जो है, या फिर इंडक्शन हीटर वगैरह में बैठा दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं। डायरेक्ट कपड़ा भी नहीं जलेगा। हाँ, इस्लाम को तो अलाव चाहिए, अलाव। डेली पूजा से अलाव कब डर लगाइएगा। अरे अलाव लगा देंगे तो पढ़ेगा कि जाके अलाव तापेगा, ये बता। जाएंगे तो अपने तब तक ठंडा हो जाएगा अलाव। रूम में, क्लासरूम में, और लकड़ी उकड़ी सब बरक जा खत्म। बेंच पे ताप इतना सारा बेंच टूटा हुआ सबको ले आते हैं, मिट्टी तेल छिड़क के उसी को ताप जाते हैं अच्छे से। सही रहेगा ना। पॉज कर देखो कितना मिनट हो गया, कितना हो गया, खत्म कर दीजिए। करके फिर से करें आधा घंटा।